Hello and good evening to all. In the series of optimal well-being from the platform of Cafe Udgar, I, Anulata, along with my co-host Mrs. Kamini Sharma, today will discuss parents' role in the well-being of teenagers. आज हमारे साथ कैफे उद्गार टीम के मेंबर्स भी जुड़ने जा रहे हैं क्योंकि एज अ पेरेंट ऑफ टीनेजर्स उनके भी अपने कंसर्न्स हैं, उनकी भी अपनी कुछ क्वेरीज हैं जिनको हम अपने पैनलिस्ट की मदद से सुलझाने की कोशिश करेंगे. And to throw the light on this much awaited session of ours, we have with us Mr. Raja Singh Chaudhary. Welcome, Mr. Raja Singh Chaudhary. Thank you. Thank you so much, Anulata ji. Thank you so much for giving me this opportunity. Let me tell to the audience, Mr. Raja Singh Chaudhary is Dale Carnegie certified master trainer with 16 plus years of experience. He is professional business consultant, a corporate trainer, as well as counselor. जैसा कि हम जानते हैं, आज के दौर में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे बच्चे शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत हों, क्योंकि जब तक वो मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होंगे, जिंदगी उन्हें अनेक परेशानियों से सताती रहेगी. दिस इज फैक्ट. तो मेरा पहला सवाल आपसे मिस्टर राजा सिंह, टीनेजर्स की अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? I mean, in the well-being of teenager, how important is the role of parents? Amazing, beautiful question. पेरेंट्स की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज ऐसी है कि आप कह सकते हैं कि एक पेरेंट का होना बिना जड़ों के क्या हो सकता है, वही एक बच्चे का जीवन बिना पेरेंट्स के क्या हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं. द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इन लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इज एज गुड एज इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स इन अ प्लांट. किसी भी पेड़ के जीवन में जड़ों का महत्व जो है वही बच्चों के जीवन में पेरेंट्स का महत्व है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं पेरेंट्स. अगर आप इसको और एलैबोरेटली समझने की कोशिश करें या एलैबोरेटली जानने की कोशिश करें, हर जगह पे देखिए बच्चों के जीवन में दोस्त तो बहुत सारे होंगे, टीचर्स तो बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे होंगे, लेकिन पेरेंट्स सिर्फ एक ही होंगे, माता पिता सिर्फ एक ही होंगे और इसीलिए उनकी भूमिका बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आगे आगे जैसे जैसे आप मुझसे चीजें पूछते जाएंगे या बताते जाएंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अपने तजुर्बे से आपके साथ पॉइंट शेयर करता जाऊंगा. आई होप आप समझ रहे हैं कि पेरेंट्स की भूमिका कितनी अहम और कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के जीवन में. मिस्टर चौधरी, हम ऐसा जानते हैं कि पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा बच्चों के लिए कोई नहीं सोच सकता. जैसा आपने बोला, बच्चों के लिए जो पेरेंट्स है वो जड़ के समान है, प्लांट के रूट्स के समान है. हम ये भी जानते हैं कि बच्चों के लाइफ में भी पेरेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फिर भी जो एक ये अवस्था है टीनेजर वाली, जिसको हम हिंदी में किशोर अवस्था बोलते हैं, जो एक ऐसी अवस्था है जो ना तो चाइल्डहुड है, ना तो बचपना है और ना उनको हम बड़े में गिन सकते हैं. एक ट्रांजिशन का फेज है चाइल्डहुड से अर्ली एडल्टहुड तक, जिसमें कि हमारे जो बच्चे हैं वो इमोशनल, हार्मोनल, साइकोलॉजिकल हर तरीके के चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं. उनके अंदर एक इच्छा होती है प्राइवेसी की, एक अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने की, एक फ्रीडम की और एक अपने अपने नाम से जाने जाने की इच्छा उनके अंदर डेवलप होने लगती है. और उसी समय क्या होता है, पेरेंट्स का अंकुश स्टार्ट होता है. ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये क्यों कर रहे हो, हमारे जमाने में नहीं होता था. और इससे जो स्टार्ट होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट. पेरेंट और बच्चे के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन स्टैब्लिश हो जाती है और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को टाइमली एड्रेस नहीं किया जाए तो ये दूरी बहुत बड़ी हो जाती है. तो मैं जो आपसे दूसरा सवाल, मैंने जो इतनी भूमिका बांधी, ये मेरे दूसरे सवाल के लिए है. और मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक पेरेंट किस तरीके से अपने बच्चे के साथ एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करे. क्या करना चाहिए पेरेंट को जिससे कि उसका रिलेशनशिप हेल्दी हो और अच्छा. एब्सोल्युटली.
देखिए आपने आपने जो सवाल पूछा बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही इलैबोरेटली पूछा। इट गिव्स अ वेरी क्रिस्टल क्लैरिटी कि ये सवाल क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी बच्चा जब वो जब वो एक टॉडलर था या जब वो एक छोटा बच्चा था, कम उम्र का था, हम माता-पिता ने हमेशा उसको यही सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, लोगों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए और ये सारी चीजें हमने सिखाई। फिर ये बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हुआ, अब जब ये बच्चा टीनेज में जा रहा है, ये अपने घर से बाहर निकल रहा है, ट्यूशन के लिए जा रहा है, स्कूल जा रहा है, लोगों से मिल रहा है और उसकी जिंदगी में आज तक हम माता-पिता ने जो भी चीजें डाली हैं कि झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, पाप नहीं करना है, किसी को दुःख नहीं देना है, किसी को गाली नहीं देनी है। अब जब ये बच्चा बाहर जाता है, वो देखता है, अरे! हर आदमी झूठ ही तो बोल रहा है, इवन मेरे पापा भी तो झूठ बोल रहे हैं। हम तो इसको झूठ बोल रहे हैं, हम इसको धोखा दे रहे हैं, हम इसके साथ गलत काम कर रहे हैं। तो बच्चे के जीवन में एक कश्मकश सी शुरू हो जाती है। वो कहता है या तो वो जीवन जो मेरे माता-पिता ने मुझे पिछले 5-7 सालों में, 8 से 10 सालों में दिया, या तो वो झूठ था या ये जो जीवन मैं देख रहा हूँ ये झूठ है। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है एंड बच्चा समझ नहीं पाता है कि कौन-सी चीज़ सही है। उसके ऊपर उसके अंदर शारीरिक चेंजेस, उसके अंदर शारीरिक अपग्रेडेशंस, हार्मोनल चेंजेस और हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ती जा रही हैं। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा उथल-पुथल मचा देते हैं और इस उथल-पुथल को जब माता-पिता हैंडल नहीं कर पाते और बच्चों से उनकी दूरी हो जाती है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अब देखिए, इस सवाल को मैं थोड़ा-सा और एलैबोरेटली लेना चाहूंगा। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत बहुत आपको विजिबली दिखाई देंगी। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे बच्चा टीनेज में जा रहा है, वो आर्गुमेंट करने लग जाता है अपने माता-पिता के साथ। वो ऊँट पे जवाब देने लग जाता है माता-पिता को। वो थोड़ा-सा एरोगेंट हो जाता है। माता-पिता कहते हैं कि वो एरोगेंट हो गया है और वो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाता है। वो बहुत वक्त अकेले बिताना पसंद करता है। मैं इसको 4 एस के माध्यम से सिग्निफाई करना चाहता हूं। 4 एस। पहला ए कि बच्चा आर्ग्यूमेंट कर रहा है, दूसरा ए बच्चा एरोगेंट हो गया है, तीसरा ए बच्चा गुस्सा करने लगा, ही इज बिकमिंग एंग्री, एंगर आ गया है, और चौथा ए इज ही वांट्स टू स्टे अलोन, लोनलीनेस। ये 4 एस को हम अगर समझ जाए, मुझे लगता है कि आधी जंग तो हम वहीं जीत जाएंगे। ठीक है साहब, आपको अगर ये समझ में आएगा कि हमारा बच्चा आर्ग्यू क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आए हैं, वो अभी बाहरी दुनिया में निकलने लगा है, बाहर के लोगों से मिलने लगा है और हमने बचपन से लेकर के अभी तक उसको जो सिखाया था उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और हम अपने बच्चे की इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करें, ये समझे कि हाँ, जिस चीज के वजह से वो आर्ग्यू कर रहा है ये बहुत लाजमी है। एक्सेप्टेंस, फर्स्ट ए इज आर्ग्यूमेंट, उसके अगेंस्ट में पेरेंट्स का इनिशिएटिव इज एक्सेप्टेंस, दिस अगेन इज अ ए। देखिए, अगर बच्चा अपने माता पिता से ये कहता है कि ठीक है आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है दैट्स ओके, मेरा बच्चा अब किसी कश्मकश से गुजरा, मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लेकिन हम माता पिता कितनी बार एक्सेप्ट करते हैं, एक सवाल है, हम रिटालिएट करते हैं, अरे तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, तुम मुझसे पलट के जवाब दे लो, नहीं। Please accept. The first day is acceptance. दूसरा, कि जब मेरा बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि एरोगेंट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, उसके अगेंस्ट में मैं एज माता पिता, मैं एज अ पेरेंट, मुझे क्या करना है, मुझे उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे अप्रिशिएट करने की जरूरत है। हम जब बच्चा छोटा होता है, हम कहते हैं तू रेस में फर्स्ट आया, अरे बहुत बढ़िया यार, तूने कितना अच्छा किया, अरे तूने सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आई, वेरी गुड। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हम माता पिता उसको अप्रिशिएट करना भी कम कर देते हैं। अप्रिशिएशन इज लैकिंग। सो दूसरा ए जो माता पिता की तरफ से आना चाहिए, दैट इज अप्रिसिएशन। एंड तीसरा ए, बच्चे से बात करने की जरूरत है, आस्क हिम। हम अपने टीनेजर्स को, हम अपने दिल पे हाथ रख करके, हम, अगर मैं आप सबसे पूछूं, आप भी इस चीज को मानेंगे कि हम अपने बच्चों के ऊपर रूल्स थोपते हैं, कानून थोपते हैं, इंस्ट्रक्शंस थोपते हैं, हम पूछते हैं उनसे। आस्किंग इज वेरी वेरी वाइटल। मुझे लगता है अगर दिस एक्सेप्टेंस, सेकेंड इज आस्किंग एंड थर्ड इज अप्रिसिएशन, अगर इन 3 एज को इंप्लीमेंट करें, मुझे लगता है कि हमारी बॉन्डिंग हमारे बच्चे के साथ कुछ हद तक तो बेहतर हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। एब्सोल्युटली यू आर राइट मिस्टर चौधरी। एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो पेरेंट्स का ओवर एक्सपेक्टेशंस है ना, और
अपने ड्रीम्स को बच्चे के थ्रू जीने की जो चाहत है, प्रॉब्ली वो भी बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट करता है या प्रेशर बिल्कुल। क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में। मतलब बच्चा प्रॉब्ली पेंटर बनना चाहता है, पर चूंकि मदर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो नहीं भाई तू भी डॉक्टर ही कर ले। ये भी एक बिल्कुल सही। सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल और चैलेंजिंग है बच्चे के लिए। इसके बारे में ये ओवर एक्सपेक्टेशंस जो है पेरेंट्स की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो चीज है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन, जो आपने बिल्कुल कहा कि मैं अपने ख्वाब जो है अपने बच्चे के माध्यम से अचीव करने की कोशिश करता हूं, ये तो बहुत गलत चीज है, क्योंकि हमें समझने की जरूरत है। हमारे जमाने में चीजें अलग हुआ करती थी, आज के जमाने में चीजें अलग हैं। हमारे जमाने में मैं कहता हूं मेरे बच्चे को कि मैं तो शॉर्ट्स पहन करके टूटी की साइकिल लेकर के स्कूल जाया करता था, आज तुमको तो स्कूटी दी गई है, तुम उसमें भी खुश नहीं हो। मुझे ये समझने की जरूरत है, शॉर्ट्स पहन के टूटी हुई साइकिल लेके जाना मेरी मजबूरी थी। आज के जमाने में मेरे बच्चे को मैंने अगर स्कूटर दिया है, मैंने अगर उसको सुख सुविधाएं दी है, तो मैंने दी है। मैं अपने आप को उसके साथ कंपेयर करना एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें ये समझने की जरूरत है। हाँ, उन जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। उस समय मैं अपने घर को 10,000 रुपए की तनख्वाह से शायद चला पाता था, आज 1 लाख भी कम पड़ता है। उस समय अगर मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था तो भी जिंदगी चल जाती थी। आज मैं अगर फटाफट में अंग्रेजी एंड इंग्लिश नॉट एबल टू स्पीक, मैं नहीं बोल पाता तो गुजारा नहीं है। उस समय अगर मैं म्यूनसिपालिटी के स्कूल चला जाता था तभी मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती थी। आज अगर मैं बेहतरीन स्कूल में नहीं जाता, बेहतरीन करियर नहीं अपनाता, तो मुझे लाइफ में इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सो डायनामिक्स आर चेंजिंग, चीजें बदल रही है, दुनिया बदल रही है, ये हर माता पिता को समझने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। ओके मिस्टर राज, इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। जैसा आपने बोला कि डेफिनेटली चीजें बदल रही हैं और वक्त बदल रहा है, तो हमें एज ए पेरेंट चेंज करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि एज ए पेरेंट कई बार हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चों के लिए, जिसको दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ पेरेंटिंग, आई डू एडमिट, बट मेनी टाइम्स हम जरूरत से ज्यादा उनको चीजें देने की कोशिश करते हैं और उसके बैक ऑफ द माइंड अगेन हमारा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है कि जो चीज हमें नहीं मिली वो हमारे बच्चे को मिले, whether they deserve it or not, whether they will be able to maintain in future on their own or not, हम इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते और जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम बच्चे को unnecessarily जिम्मेदारियों की बर्डन से थोपते हैं। Is it right or is it the right way to do parenting, or we have to think some other way around? Mr. Raja, what's your? ये बिल्कुल गलत है अनुराधा जी, मैं एकदम आपके साथ सहमत हूँ। हम क्या करते हैं, देखिए अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। जब मेरा बच्चा छोटा था, जब मेरा बच्चा छोटा होता है तो वो जो करता है, मैं जब पेरेंट उसके हर डिमांड फुलफिल करता हूं, क्योंकि छोटे बच्चे की डिमांड क्या होगी, पापा मुझे चॉकलेट ला कर दो, तो मैं उसको एक के बजाय 10 चॉकलेट ला करके दूंगा, 5 रुपए की 50 रुपए खर्च कर दूंगा। फिर मेरा बच्चा बोलता पापा मुझे पेंसिल चाहिए, तो मैं एक के बजाय 10 पेंसिल लेके आता हूँ, एक पेंसिल शायद 10 रुपए, क्योंकि 100 रुपए की मैं पेंसिल लेकर के आ गया। मेरा बच्चा कहता है कि पापा मुझे ये पर्टिकुलर खिलौना चाहिए, वो शायद 50 रुपए का खिलौना मांगे तो उसको 500 रुपए की खिलौना ला करके देता हूं। लेकिन हो क्या रहा है, मैं इस प्रोसेस में कर क्या रहा हूं, मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा हूं। मैं उस बच्चे ने जब मुझसे एक चॉकलेट मांगी तो मैंने उसको 10 ला करके दी, उसने एक पेंसिल मांगी तो मैंने उसको 10 ला करके दी, जब 50 रुपए की चीज मांगी तो मैंने 500 रुपए की लाके दी, क्योंकि ये 50, 100 और 500 मेरे लिए खर्च करना पॉसिबल है, संभव है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होगा, जब वो बोलेगा कि पापा मुझे साइकिल नहीं, मुझे 2 लाख रुपए वाली बाइक चाहिए, क्योंकि आपने उसके माइंडसेट को वैसा तैयार कर दिया है, तब आप क्या करेंगे? जब यही बच्चा बोलेगा पापा मुझे बाइक नहीं, मुझे एक बेहतरीन वाली कार चाहिए जिसका कि दाम शायद 20 लाख रुपए होगा, तब आप क्या करेंगे? तब क्या आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमें एज अ पेरेंट्स ये समझने की जरूरत है कि ये बच्चा जो आज 20 लाख रुपए की कार मांग रहा है, या 10 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की बाइक मांग रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार मैं ही हूं। क्योंकि जब उसने एक पेंसिल मांगी थी मैंने 10 दी थी, जब उसने एक चॉकलेट मांगी थी मैंने 20 दी थी, जब उसने 50 रुपए की चीज मांगी थी मैंने 500 रुपए की दी थी, और ये करके मैंने उसकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया। सो बिल्कुल अनुराधा जी, मैं आपके साथ सही हूं, एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करना गलत है। बच्चे की जो एक्सपेक्टेशंस है उतनी ही मैच करे और उतनी ही ना करे। मैं तो ये कहता हूं कि हर बच्चा, क्या होता है ना, अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। बच्चा बाहर से आता है, कोई चीज देख करके आया, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल चाइल्ड, छोटी सी चीज देख करके आया, पापा मुझे वो चाहिए। मैं तो कहूंगा हर माता पिता को इमीडिएटली खरीद के मत दो,
क्योंकि ये चीजें जो है आज है ना, कल उसको नहीं फील करेगा, कल वो भूल चुका होगा, छोड़ दीजिए। लेकिन हम अगर इमीडिएटली फुलफिल करेंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर उस बच्चे की एक्चुअली जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है तो आज भी मांगेगा, कल भी मांगेगा, परसों भी मांगेगा, चौथे दिन भी मांगेगा, चौथा दिन ला देना। इमीडिएटली नहीं लाना चाहिए। बच्चे को भी पता होना चाहिए कि हर वो चीज जो उसको मिल रही है उसके लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल मिस्टर चौधरी, आपने अभी एक बात कही, आपने अपनी लाइफ प्रॉब्ली हम सब की, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, हम सब जब बात करते हैं अपने बारे में तो हम कहते हैं हमारे समय में हमने तो इस तरीके से चीजों को देखा। मतलब जैसे आपने बोला आप साइकिल पे जाते थे, मैं जैसे बोलती हूँ मैं अपने घर से स्कूल तक पैदल जाती थी, बीच में एक नाला आता था उसको क्रॉस करती थी और फिर भी पैदल चल चल के जाते थे। और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है वो आज वो करें। आपने भी बोला कि आप अपने टाइम से आज के टाइम को कंपेयर मत करो, जैसा आज का समय है वैसा ही हमें एक्ट करना चाहिए। तो पेरेंटिंग का एक तो आपने हमें ये चीज बताई। अभी दूसरी चीज जो अनु ने अभी कही कि ओवर प्रोटेक्टिव चीज में हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि हम बच्चों को हार्डशिप से या डिफिकल्टीज से या जो लाइफ की चैलेंजेस है उनसे बहुत रूबरू नहीं कराते हैं। और क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम ऐसा मन में सोचते हैं यार ये सब हमने देखा है, मेरे बच्चे को भगवान ऐसा दिन ना दिखाए। हम हमेशा ऐसे सोचते हैं बिल्कुल और सोचते हैं कि बिल्कुल। उनको। पर मेरा ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है और मैं आपसे जानना चाहूंगी एज ए पेरेंट भी कि क्या हमें बच्चे को लाइफ की हार्डशिप चैलेंजेस और ये डिफिकल्टी से रूबरू कराना चाहिए, और अगर कराना चाहिए तो कैसे कराना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% आपके साथ सहमत हूं। देखिए, हमारी सोसाइटी और हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप अगर मैंने सही मायने से देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सक्सेस हैंडल करना सिखाया है, फेलियर हैंडल करना तो सिखाया ही नहीं। ना हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया, ना हम माता पिता ने सिखाया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बरगद के पेड़ की छांव के नीचे कोई भी पौधा नहीं पनपता। अगर मैं अपने बच्चे को एक कुकुन के अंदर बंद करके रखूंगा, वो अपनी जिंदगी में कभी भी हार्डशिप्स नहीं हैंडल कर पाएगा। जैसा कि आपने कहा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अपने बच्चे की बात करता हूं। आज से कुछ दिन पहले वो साइकिल चला रहा था। ही इज डेफिनेटली नॉट इनटू, ही इज गेटिंग टू अ टीनेज। साइकिल चला रहा था, अचानक साइकिल से गिर गया, चोट लग गई। पड़ोस का बंदा दौड़ करके जा रहा है, उठा रहा है, स्टैंडिंग लाइक दिस, मैं खुद से उठ जा, आज मैं तेरे बगल में हूं, तेरी हेल्प करूंगा, तुझे उठा दूंगा, तुझे प्यार करूंगा, तुझे गले लगा दूंगा। कल जब बाई चांस तू साइकिल से गिर गया सड़क पे, कौन आएगा? तुझे उतना सक्षम बनने की जरूरत है कि तू अपनी लड़ाई में खुद लड़े। आज तेरी लड़ाई बहुत छोटी सी है, तू साइकिल से गिर रहा है, या हो सकता है मार्क्स कम आ रहे हैं, इतनी छोटी लड़ाई है। कल बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए तुझे तैयार होना पड़ेगा। देयर विल बी रिजेक्शंस, देयर विल बी क्राइसिस, देयर विल बी प्रॉब्लम्स, देयर विल बी फाइटिंग्स, देयर विल बी इश्यूज, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स। यू हैव टू मेक योर चाइल्ड capable enough to handle all these hardships। और इसको करने के लिए ये छोटी छोटी फाइट्स उसको हैंडल करने की आदत है। जैसे कभी मेरा बच्चा आता है, माय चाइल्ड कम्स बैक एंड सेज, पापा आज मेरी ना उस बंदे के साथ लड़ाई होगी, आज उस बच्चे ने मुझे ऐसा कहा। मैंने उसको बोला, अगर तेरी उसके साथ लड़ाई होगी ना, तो सबसे पहले तो कोशिश करना कल जाकर के खुद ही पैचअप करना, उससे बात करना, पैचअप करना, और उसको सॉरी बोल देना अगर तूने गलती की है, या उससे दोस्ती कर लेना। इसी तरीके से अपनी लड़ाइयों को हैंडल करना है। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स। मैं नहीं रहूंगा, मैं हमेशा नहीं रहूंगा, और आज तेरे बैटल्स छोटे हैं, कल बड़े होंगे। आज से तैयारी करके कर, तो अब तो कल जाकर के सक्षम बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मिस्टर राजा, इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए ये पूछूंगी कि देन एज अ पेरेंट फिर और हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स और कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है कि जैसे होता है ना कि हम कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं, फिर अल्टीमेटली तो ये हमारे बच्चे की ही है। तो हमें कहाँ एक अपने लिए सेटअप करना पड़ेगा दैट दिस मच इज टू मच। सो हाउ टू मेक अ बैरियर एज अ पेरेंट, हम अपने आगे कैसे अपने आप को सोचे कि नाउ दिस इज एनफ, so this should be the paradigm where we should not cross। तो ये पैराडाइम एज ए पेरेंट हम कैसे सेट करें अपने लिए? देखिए, ये तो अपने आप में बहुत ही सिचुएशन स्पेसिफिक सवाल है, और इसके अगेंस्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा। अपने बच्चे के केस में ना, उसके भविष्य निर्माण के बजाय उसका चरित्र निर्माण कीजिए। उसका फ्यूचर बनाने के बजाय उसके वैल्यूज को इम्बाइब कीजिए,
उसको बड़ा आदमी बनाने के बजाय उसको एक अच्छा इंसान बनाइए, क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान है तो कल को एक बड़ा आदमी बन ही जाएगा। तो आपने जो बोला कि कहां पे मुझे अंकुश लगाने की जरूरत है, कहां पे मुझे थ्रेशोल्ड लगाने की जरूरत है, देखिए ये तो पीपल पर्सन टू पर्सन वेरिएट करेगा, लेकिन एक चीज जो आपको डेफिनेटली करने की जरूरत है, अच्छे संस्कार देना। मैं फिर से बोलूंगा, उसका भविष्य निर्माण करने के बजाय चरित्र निर्माण करना जरूरी है। उसको एक बड़ा आदमी बनाने के बजाय उसको एक अच्छा इंसान बनाने की जरूरत है। उसको ये सिखाने की जरूरत है कि सुबह जब दूध वाला आता है ना, उसको देख करके भी मुस्कुरा दे, उसको देख करके भी गुड मॉर्निंग बोल दे, या उसको देख करके भी नमस्ते बोल दे, कोई हर्ज नहीं। सिक्योरिटी गार्ड आता है ना, उसको भी हेलो बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैल्यूज, वो संस्कार बच्चे के अंदर है ना, तो आज नहीं तो कल वो बड़ा आदमी बन ही जाएगा। अच्छा इंसान बनना जरूरी है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये वैल्यूज, ये संस्कार बच्चे के अंदर डालेंगे तो मैं भविष्य में इस देश को अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सिटीजन दूंगा। और मैं अगर उसके भविष्य के पीछे पड़ा हूं और चरित्र पीछे छूट जाए, आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग जस्टिस टू दिस इंडिविजुअल। मिस्टर चौधरी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर स्टेटमेंट कि आप एक चरित्र का निर्माण करें और जो भविष्य का निर्माण है वो बच्चे के हाथ में छोड़ दें। वो खुद अपना भविष्य का निर्माण कर लेगा। हमारा जो रोल है वो उसके बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग में है, उसके वैल्यूज बिल्कुल। वैल्यूज कर रहे हो हमारे। मिस्टर चौधरी, एक और कार चाहिए जिस लाइफ की कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। उसका रीजन क्या होता है कि अगर बच्चा फेल होके आता है, क्वालिटी टाइम बच्चे को नहीं देते। आप कहेंगे कि काम करने के बाद जो बाकी के बचे हुए 2 दिन मैं सिर्फ रेस्ट करने में निकाल दूं, और बच्चे को ये जिस लड़के के साइड में बैठ करके पढ़ाई करता आया पिछले 7-8 साल से, आज अचानक वो लड़की उसको अच्छी लगने लगी है, उसको अच्छा लगने लगा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं अपने बेटे के साथ बैठ करके उसको ये बोलूंगा, जब मैं स्कूल में होता था, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, मेरे साइड में एक लड़की बैठा करती थी, अचानक वो मुझे बड़ी अच्छी लगने लगी, फिर मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन मैं बात कर रहा था, मेरे टीचर ने मुझे बड़ी जोर से डांट लगाई, मैंने शेयर दिस योर डॉटर, ये करेक्ट, अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है। फिर वो आपके साथ शेयर करेगी, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल। इसी को कनेक्ट कहते हैं। कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। वापस आपके सवाल में, स्टैंडर्ड रिड्यूस मत कीजिए बच्चे का, अपने स्टैंडर्ड्स को अप कीजिए और उससे पूछिए, उसको समझाने दीजिए, इसी बहाने कनेक्ट हो जाएगा। राइट मिस्टर राजा, Thank you. जैसा आपने Thank you हमें so much. समझाया, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की जो वैल्यू सिस्टम है हमें भी अपने पेरेंट्स से मिली है। एज यू सेड कि हम वो नहीं करते जो हम कहे जाते हैं, हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग में हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग भी जाने अनजाने शामिल होती है, isn't that? तो वो कॉन्फ्लिक्ट को, चूंकि हम सैंडविच जनरेशन है तो हमारे लिए ये दुविधा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे एज पे टाइमिंग्स ने बहुत ज्यादा ही करवट ली है। तो नेक्स्ट जो हमारी पेरेंट जुड़ेंगी वो वैसे टीनेजर मदर तो नहीं है, बट यस कुछ सालों में वो वहीं चली जाएंगी। उनकी भी क्वेरीज है। जिग्नो, यू कैन कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन। जी Thank you, Anulata ma'am. Good evening, Mr. Rajan जी, good Chaudhary. evening. Fortunately, जैसा अनु मैम ने कहा, मेरी बेटी टीन एज में जस्ट इंटर की है, और आपने जितने भी सुझाव दिए, फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द थिंग आई एम डूइंग। Amazing. लाइक एरोगेंट के गेन आपने बोला कि अप्रिशिएट करना, तो मैं एक वो पेरेंट हूँ जो कि खुद को भी इम्प्रोवाइज कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ मैं कैसे अपनी बेटी से कनेक्ट हूँ। और फॉर द कनेक्शन, जैसे आपने बोला क्वालिटी टाइम, अगेन आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब मेरे पास टाइम होता है और मैं उसके साथ स्पेंड करी, या मैं उसको चाहती हूँ कि आई एक्सटेंड माई हैंड टू हेल्प कर, चाहे उसके प्रोजेक्ट वर्क में हो, जैसे भी हो, तो वहां पे इट इज कमिंग लाइक एन अ पॉज। वो अलोन वाले सेगमेंट में चली जाती है, जहां शी वाज लाइक नो आई विल डू माई ओन, मम्मा आई डोंट नीड योर हेल्प। मैं स्ट्रगल करती हूँ कि मैं वो क्वालिटी टाइम जो मैं अपने तरफ से एफर्ट डालू, या उसके टाइम पे जब मैं चाहती हूँ कि बेटा सैटरडे संडे लेट्स हैव अ वॉक, मैं तुम्हारे साथ साइकिलिंग करती हूँ, क्योंकि ये बिल्डअप मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला था, दे वर स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम, और वो चीज मैं बिल्डअप करना चाह रही हूँ जो भी नहीं हो पा रहा है। उसमें बहुत बार ऐसे भी चांसेस आते हैं, आई एग्री विद अनुलता मैम, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग और जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है, और हमारा कभी अगर कम्युनिकेशन होता है और वहां पे डिस्कशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जी
तो मेरी डॉटर का एट द एंड रहता है दैट यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट लेट अस, सो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप जो मैं स्ट्रगल करती हूँ सॉल्व करने का, बट स्टिल नॉट बी एबल टू। ये कनेक्ट में कैसे बिल्डअप करूं? देखिए, ये मेरा पहला पॉइंट था कि जब मेरा बच्चा मुझे ये कहता है ना, पापा आपको कुछ नहीं मालूम, तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि ये एक स्वाभाविक चीज है। आपके साथ कुछ दुनिया में अलग नहीं हुआ, को भी सुनने को मिला है, मुझे भी सुनने को मिला है, शायद जो बड़े से बड़े लोग हैं इस दुनिया में उन्हें भी सुनने को मिला होगा अपने बच्चों से कि पापा आपको कुछ नहीं मालूम, मम्मी आपको कुछ नहीं मालूम। हमें ये एक्सेप्ट करना है। सबसे पहला आपको याद होगा, पहली चीज एक्सेप्ट करना है कि ये स्वाभाविक है। दूसरी चीज, अगर आपकी बिटिया शायद वो अकेले रहना पसंद कर रही है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शी इज एंटरिंग, शी इज गेटिंग इनटू दैट फेज of puberty, she is getting into that phase of adolescence। ये वक्त आ रहा है, इसीलिए उसके अंदर ये कश्मकश चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिस वजह से शायद वो आपके साथ वक्त बिताना नहीं पसंद कर रही। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, उसके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए वापस से वही बोलूंगा, बहुत ज्यादा नाग करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, उसको एक फिजिकल टच देने की जरूरत नहीं है। जब एक बच्चा टीनेजर हो जाता है ना, हम माता पिता, मैंने ये चीज बड़ी देखी है, मैंने कई माता पिता को से कहा भी है, जब मेरा बच्चा बड़ा हो गया ना, जब मेरी बिटिया बड़ी हो गई, जो बेटी बड़ी हो जाती है ना, पापा को अपनी बिटिया को गले लगने में संकोच होता है। आई एम शॉक्ड टू सी दिस। जब बेटा बड़ा हो जाता है, माँ अपने बेटे को गले लगने में थोड़ा संकोच कर जाती है। नहीं, प्लीज यूज दैट फिजिकल टच, दैट मैटर्स। आपका अपने बच्चे के साथ उसको गले लगाना, उसको हग करना, उसको प्यार करना, उसके माथे पे प्यार करना, ये मैटर करता है, बिना एक्सपेक्टेशंस के। जिसको बोलते हैं ना निस्वार्थ, जिसको बोलते हैं ना, मेरा बच्चा मेरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा बच्चा मेरा स्टेटस सिंबल नहीं है। मैं उतना निस्वार्थ होकर के जिस दिन मैं अपने बच्चे के साथ ये वक्त बिताने लगूंगा ना, ये कनेक्ट संभव हो जाएगा। मैं वापस से बोलूं, मैडम आपके सवाल का जवाब दूं, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको और थोड़ा सा वक्त बिताना है। और जब आप ये वक्त बिता रहे हैं, आपके बिटिया को बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि इस वक्त बिताने के पीछे आप कुछ सोच रहे हैं कि वो आपको कुछ बताएगी, या आप कुछ सोच रहे हैं कि वो आपसे कुछ बोलेगी। नहीं, सुबह जब वो उठे, यू शुड बी वेकिंग हर अप विद अ स्माइलिंग फेस। इसका करना है। जब वो स्कूल से आए, आप उसको रिसीव कीजिए और उसके साथ बैठ करके खाना खाइए, कोशिश कीजिए टीवी बंद करके। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब आप पढ़ाते हैं उसको, पढ़ाते समय अपने मोबाइल को अपने से ना कम 10 फीट 15 फीट दूरी पे रख दीजिए। तीसरी चीज। चौथी चीज, जब आप रात को सोते हैं, आप उसके साथ सोइए, उसके साथ वक्त बिताइए, और रात को सोते समय शेयर कीजिए। आप, मैं वापिस से बोल रहा हूं, सवाल मत पूछिएगा, आप अपने जिंदगी की चीजें जब शेयर करेंगे ना, वो आपके साथ कनेक्ट करेगी, वो खुद ब खुद अपनी चीजें शेयर करने लग जाएगी। हम पूछेंगे तो शेयर नहीं करेंगे बच्चे, मैं वापिस से बोल रहा हूं, हम पूछेंगे तो शेयर नहीं करेंगे। जब मैं शेयर करूंगा, वो शेयर करेंगे। हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं, हम शेयर नहीं करते। शेयरिंग का मतलब यह नहीं होता कि पूछना, शेयरिंग का मतलब होता है मैंने अपनी स्टोरी बोली, एक स्टोरी बोली, दो स्टोरी बोली। अब ये मत समझ लीजिए कि आज मैं स्टोरी बोली तो आज भी बोलेगी नहीं, आज मैं स्टोरी बोलूंगा, तीसरे चौथे दिन शी स्टार्ट स्पीकिंग, एंड व्हेन शी स्टार्ट स्पीकिंग, फॉर्चुनेटली क्योंकि अभी मेरी बेटी स्टैंडर्ड 9 में है, तो ये टाइम मैं करती थी, ये ऑल चीज आई वाज अप्लाइंग। जब बच्ची उठती थी तो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों को अभी भी मेरी हैबिट है हग करने की, बट मेरी टीनेजर डॉटर डजंट लाइक। मॉर्निंग में शी वाज लाइक कि मम्मा प्लीज व्हाट आर यू डूइंग। और रिगार्डिंग द टॉक एंड ऑल, वो हमारा पहले बहुत होता था, वी वर स्लीपिंग टुगेदर, और मैं ऐसी अप्रोच करती थी, मैं स्टोरी सुनाती रहती थी, एंड दैट टाइम शी वाज कनेक्टिंग, उसके पास होता था। इट कुड बी कि अभी उसकी पढ़ाई ज्यादा है या वर्क ज्यादा है, दैट कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट। तो अब हमारी जो वो बात करके जो हमारा बिल्डअप होता था, इट इज नॉट हैपनिंग। और वहां से वो जो गैप, जो फ्रिक्शन या जो डिस्टेंस होता है, दैट आई एम फीलिंग दैट इट स्टार्टेड राइजिंग। इसके 2 कारण हो सकते हैं। देखिए, मैं जो भी मुझे समझ में आता है, सबसे पहले, मुझे नहीं पता, क्या आप जानती हैं कि आपकी बिटिया का बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या आप उनके पेरेंट्स को जानते हैं?
क्या आप उसके स्कूल में जो उनका बिटिया का जो बेस्ट सब्जेक्ट है या सबसे बेहतरीन टीचर है उनको जानते हैं? आपको थोड़ा सा इसके पीछे जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। देखिए आई रिपीट, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, बट ये मेरा फर्ज बनता है ये जानना कि मेरे बेटी का या बेटे का बेस्ट फ्रेंड कौन है और उनके पेरेंट्स के साथ मेरा कनेक्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा ना, देखिए जब हमारा बच्चा जब तक हमारे हमारे हमारी परछाई में था तब तक ठीक था। आज तो वो स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, कल को कोचिंग सेंटर जाएगा, पड़ोसियों से मिल रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, बड़े सारे लोग उसके जीवन में आ रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो उसको तंग कर रही है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको वक्त बिताना पड़ेगा, उसके जीवन के अंदर झांकना पड़ेगा, इनकी डिस्क्रीट मैनर समझने की जरूरत है कि क्या चल रहा है उसके जीवन में, कौन है उसके टीचर, कौन है उसके दोस्त, कौन है उसके कौन कौन सी चीज है जो उसको सबसे अच्छी लग रही है, कौन सी चीज है उसको तंग कर रही है। मुझे लगता है उस पैटर्न में अगर आप जाएंगे तो चीजों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये आसान नहीं है, ये अपने आप में वक्त लगेगा इन सब चीजों को, लेकिन इससे आपको कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे है। Good point. That I will do. Thank you. There is जी, one thank you. more question I would like to ask जी। राजा सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि वो बेचारे बच्चे भी जब टीनेजर बनते हैं तो उनके भी काफी चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बिल्कुल। बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो शायद बिल्कुल। वही फेज है एंगर। दिस एंगर, बिल्कुल। इतना गुस्सा आ जाता है और उस वक्त मुझे समझ नहीं आता है कि हाउ टू कंट्रोल द एंगर ऑफ दीज टीनेजर्स। इनको बहुत गुस्सा आता है, मुझे ऐसा फील होता है कि इनको बहुत गुस्सा आता है। इस चीज को कैसे मैनेज करें? गुस्सा आना, मैंने आपको जो 4 ए बताए तो उसमें एंगर भी एक था, आपको याद होगा। यस गुस्सा, देखिए गुस्सा आया, उससे पहले ये समझिए कि गुस्सा क्यों आया। देखिए गुस्सा आया उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि गुस्सा क्यों आया, गुस्सा आने के क्या कारण हो सकते हैं। क्या मैंने बहुत सारी चीजें सवाल डाल दिए, या मैंने बहुत ज्यादा इरेशनल एक्सपेक्टेशंस डाल दी। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, अगर उसके रिपोर्टेशन में गुस्सा आ रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा जस्ट थोड़ा सा पॉज, और इस गुस्से को हैंडल करने के लिए हम अप्रिसिएशन को इम्प्लीमेंट करें। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि हर वो चीज वो करें, उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन लाएंगे तो मुझे लगता है कि इस चीज को हैंडल करने में आसानी होगी। वापस से बोलूं, गुस्सा क्यों आया है? बच्चे का गुस्सा करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है, शारीरिक, मानसिक एक्सपेक्टेशंस वाली बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहा है। हमें ये समझ, इसीलिए हमें एक्सेप्ट, अप्रिशिएट मैंने आपको बोला था। सो एंगर आना स्वाभाविक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, आपको ये समझना है कि गुस्सा आया क्यों। अगर कोई ऐसी चीज की वजह से गुस्सा आ रहा है जो कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उसको थोड़ा सा ब्रिंग डाउन करिए, फिर कनेक्ट बढ़िया बनाइए, फिर उसको रेस करिए। देखिए मुझे नहीं पता, आप लोग अपने बच्चों को कहानियां बताते नहीं बताते तो बताइए। और बच्चों को ना स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है, बच्चों को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। मैं अपने बच्चे को हमेशा बोलता हूं, मैं अपने बेटे को हमेशा बोलता हूं कि जब मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, तू पढ़ाई कर रहा है, तू जब पढ़ाई कर रहा होता है, मैं तुझे नहीं देखता हूं, मम्मी तुझे नहीं देखती है, टीचर तुझे नहीं देखता है, जब कोई नहीं देखता तो एक देख रहा होता है, एक जन देख रहा होता है, वो है भगवान। वो दैट प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट, दैट ट्रस्ट ऑन गॉड, ये कनेक्ट कोई माँ बाप नहीं दे पा रहे आज के जीवन में। क्योंकि आज के जीवन में हमारी जिंदगी में ये इंटरनेट, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये टीवी सीरियल्स ने इतना उधम मचा करके रखा है, स्पिरिचुअल कनेक्ट कहीं पीछे छूट गया है। ये होना बड़ा जरूरी है। मिस्टर चौधरी, मेरा एक और आखिरी सवाल है जो मेरे दिमाग में भी सब जी। सुन के आ रहा है। जी जी आपने अभी कनेक्शन की बात करी, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट बनना और एक रेगुलर कम्युनिकेशन होना। जब ये नहीं हो पाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन की वजह से, तो बच्चा जो है बाहर किसी न किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जहां वो अपनी बात कह सके या फिर जहां उसको लगता है कि उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, उसको कोई एक्सेप्ट कर बिल्कुल रहा है या उसकी बात को कोई समझ रहा है। ऐसी बिल्कुल सिचुएशन में 2 चीजें होती हैं। या तो उसको एक अच्छा कनेक्ट मिल जाता है, जो एक आदमी उसको अच्छा समझा देता है कि भाई ठीक है, ये सही है, ये गलत है, और बच्चा एक रास्ता पकड़ लेता है। दूसरा, वो बैड इन्फ्लुएंस में भी आ जाता है कई बार। बिल्कुल
क्योंकि जो उसको एक्सेप्ट करता है और जो उसको अप्रिशिएट करता है वही उसको अच्छा लगता है। और उसमें बिल्कुल बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि इस तरीके के बच्चे सब्सटेंस अब्यूज और ये सब चीजों में भी इस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो बिल्कुल एक बच्चे को एज ए पेरेंट, अब वो बैड इन्फ्लुएंस में आ गया, वो प्रॉब्ली हमने ध्यान नहीं दिया, हमने फोकस नहीं किया, पर एक बार वो आ गया, उसको हम कैसे करेक्ट करें, कैसे वापस से उसको रिवर्स बैक करें उस सिचुएशन को? ये तो मतलब दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। मैंने आपको शुरू में ही मैंने आपको क्या मैं हमेशा से अपने टीनेज के पेरेंट्स को हमेशा से यही कहता हूं, आपके बच्चे के साथ आपका आपका जो रिलेशनशिप है इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि उसकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन। अगर हम उसकी जिंदगी में उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो पा रहे तो जाहिर सी बात है बाहर जाएगा। और जैसा आपने बताया, हो सकता है कोई अच्छा बंदा मिल जाए, हो सकता है कोई गलत इंसान मिल जाए, हो सकता है कि उसको सही रास्ते पे ले जाए, हो सकता है गलत रास्ते पे ले जाए। और मैं आपको बताऊं कि गलत रास्ते पे लेके जाने वाले लोग ज्यादा हैं, सही रास्ता दिखाने वाले कम हैं। हाँ, अगर ऐसा हो गया है किसी के साथ तो सबसे पहले तो उस माता पिता के लिए मेरा सजेशन ये होगा, सबसे पहले तो पता कीजिए कि वो है कौन, वो गलत इंसान उसकी जिंदगी में वो है कौन। क्या वो टीचर है, क्या वो पड़ोसी है, क्या वो सीनियर है, क्या वो कोई रिश्तेदार है, ये सारे हो सकते हैं गलत। फिर बच्चे के साथ अपने कनेक्ट को बेहतरीन बनाइए। बेहतरीन जब आप कनेक्ट हो जाओ उसके साथ, बच्चे के साथ, तब उस बच्चे को आपको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि जो भी चीजें तूने आज तक अपने उस बेस्ट फ्रेंड से, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड से सीखी है, वो चीजें गलत है। वापस से बोलूंगा, जब ये चीजें सिखाते हैं ना बच्चों को, स्टोरीज के माध्यम से सिखाइए। देखिए अच्छी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, आज के डेट में बच्चे जब बाहर जाते हैं क्या चीजें सीखते हैं। गलत चीजें क्या हो सकता है, पॉर्न हो सकता है गलत चीज, ड्रग एडिक्शन एक गलत चीज हो सकती है, सिगरेट शराब गलत चीज हो सकती है। मेरा बच्चा जब इन सब चीजों में पड़ जाता है ना, मुझे सबसे पहले कनेक्ट करना है। दूसरा, मैं अपने बच्चे से क्या कहूंगा पता है, मैं अपने बच्चे से बोलूंगा एक पेपर का टुकड़ा ले ले, एक कागज का टुकड़ा ले ले, उसको बीच से ना डिवाइड कर ले, लेफ्ट साइड में तू जो भी चीज कर रहा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आज लेट्स से बच्चा स्मोकिंग की लत लग गई है उसको बाहर से, मैं बोलूंगा स्मोकिंग के बेनिफिट्स लेफ्ट साइड में लिखना, स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स राइट साइड में लिखना। तू इंटरनेट पे जा, तू गूगल पे जा, तू खुद सर्च कर, स्मोकिंग के जो बेनिफिट्स है वो शायद 4-5 के बाद खत्म हो जाएंगे, साइड इफेक्ट्स अनगिनत होंगे। वो बच्चा खुद लिखेगा ना, वो खुद उसको एहसास होगा कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये चीज तो मैं कहता हूं हर पेरेंट्स को ये एक्सरसाइज बाय डिफॉल्ट करानी चाहिए। आज मेरे बच्चे को किन चीजों से डर है, शराब से डर है, पॉर्न से डर है, गलत इंटरनेट वेबसाइट से डर है, ये सारी चीजों से डर है। हम अगर अपने बच्चे को एजुकेट करें, ये बताएं कि कौन सी, एक पेपर में एक्सरसाइज करो, गूगल पे जाकर सर्च करो कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, मेरा बच्चा खुद एजुकेटेड हो जाएगा और वो खुद समझदार है ये जानने के लिए कि भाई ये चीज नहीं करनी, मैं नहीं जाऊंगा। वापिस से वही कह रहा हूं, अगर आपका बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि वो संगत किसकी है। दूसरा, अपने कनेक्ट को वापस से एस्टैब्लिश करना है। तीसरा, फिर आपको बच्चे को उस गलत आदत से निकालने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है, और फिर उसको से उस गलत कनेक्ट से उसको डिस्कनेक्ट करा करके वापस लेकर के आना है। अगर तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, माँ बाप डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए अपने बच्चे के साथ, मेरे हिसाब से ये प्राइमरी चीज है। राइट अनुलता अनु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट, अनुलता अनम्यूट। या मिस्टर राजा, लास्ट में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि ओके फाइन, ये साइंस है, ये सिम्टम्स है, हमें ऐसे डील करना चाहिए, फाइन। कब एज अ पेरेंट हमें, बिकॉज वी आर पेरेंट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, कई बार चीजें हमारी पहुंच से बाहर होती है। हम कई बार कोशिश करते हैं, जैसे एंगर की बात है, रूट कॉज में, जैसे हम लोग साथ में हमने सेशंस लिए हैं, वी हैव सीन रूट कॉज में एंगर के लिए क्या है, डेफिनेटली हमारी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबल है कि हमने उनको ना झेलना नहीं सिखाया है। तो द मोमेंट हम किसी भी चीज के लिए ना करते, हमारे बच्चे हमसे नाराज हो जाते हैं। ये चीज हमारी पेरेंटिंग में नहीं थी, बिकॉज हमारे पेरेंट ने हमको सबसे पहले ना ही सुनना सिखाया था। तो इसलिए शायद ये डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस, आई अग्री। बट द थिंग इज दैट एज अ पेरेंट हमें कब पता चलना चाहिए,
तो अब ये हमारे बस में नहीं है. I need to visit a counselor or I need to have some platform as we are catering, as we all know that cafe guys come and talk to us. तो हमें किसी और से बात, because many a times parental counseling doesn't work. Third party counseling is required. Many a times it happens. And I have personally, I have felt the difference of third party counseling, although me and my husband both are into this field, but definitely when we need, we go to counselor. So कब ऐसा एक मोड़ आता है जब हमें ये पता चल जाता है या पता चल जाना चाहिए कि no, now we need external interference for our kids, और वो हमारे बच्चे की बेहतरी के लिए है. It's not nothing wrong. इसमें कोई mental taboo या societal taboo नहीं होना चाहिए. So I want as your view. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज कही कि जब बच्चा टीनेज में जाता है ना, बच्चे ने बचपन से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की बात सुनी है. माता पिता ने कहा ये करो, माता पिता ने कहा ये ना करो, माता पिता ने कहा ये चीज सही है, माता पिता ने कहा ये चीज सही नहीं है, माता पिता ने कहा कि इससे मिलो, इससे ना मिलो. और होते होते जब तक टीनेज आती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता आउटडेटेड है और ये तो हर दिन बोलते हैं, ये तो हर दिन बताते हैं. तो उस सिचुएशन में क्या है ना कि एक बाहर का एक ऐसा बंदा हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, बाय डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, जिसका कि हमारे बच्चे के जीवन में इन्फ्लुएंस है. और ये आपका रिश्तेदार हो सकता है, ये आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, ये बच्चे का कोई टीचर हो सकता है, ये आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, एनीबडी. सो जब वो उसको बोलता है कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है, तो उसकी बात को बच्चा ज्यादा अच्छा समझता है. एंड यहीं पे आ जाता है रोल एक पेरेंटिंग काउंसलर का. देखिए आज मैं जब मेरे पास कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे पास आकर के बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ना ये चीज करनी अच्छी लगती है या ये चीज करनी अच्छी नहीं लगती है, मैं जानता हूं इसको ये उसको ये चीज कहलवानी है, लेकिन मैं कौन सुनेगा. एक काम कर, आप सर आप बोलोगे ना, आपके पास लेके आओ, आप उसको अगर समझा दोगे, बता दोगे तो आपकी बात सुनेगा. बिल्कुल सही कहा आपने, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रियली मैटर करता है. और किस वक्त हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? जब आपको ऐसा लगे कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपने कनेक्ट किया है फिर भी चीजें नहीं हो पा रही है, आप गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे हो, हर संभव चीज करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी मेरा बच्चा मेरी बात से सहमत नहीं हो रहा, मेरी बात से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और मुझसे दूर होता होता जा रहा है, और बाहरी इन्फ्लुएंस उसके पास बहुत ज्यादा है, घर में रहना उसको पसंद नहीं आ रहा, अकेलापन बहुत ज्यादा उसके जीवन में आ गया. अगर ये सारे सिम्टम्स देख रहे हैं तो हम सबसे पहले तो अपने पेरेंटिंग के सारे चीजें, अपनी पेरेंटिंग की सारी चीजों को हम अप्लाई करेंगे, कनेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे. उसके बाद भी अगर बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, देन आई थिंक इट इज टाइम फॉर यू टू गो एंड कैच होल्ड ऑफ अ काउंसलर. लेकिन एट द सेम टाइम अपने हथियार नहीं डालने हैं, अपनी कोशिश बंद नहीं करनी है, क्योंकि देखिए ये फेज जो है 5, 7, 8 साल का है, उसके बाद ये फेज चला जाएगा. अल्टीमेटली यही है वो बच्चा जिसको कि हमने बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया है, और यही है जिसको कि हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी है. अपने हथियार नहीं डालने हैं, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है. तो जब आपको ऐसा लगे उस समय यू कैन विजिट एंड अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए. मिस्टर चौधरी, आपने बिगिनिंग ऑफ द सेशन में जो है एक की बात की थी, अप्रिशिएशन की बात की थी, अचीवमेंट की बात की थी, आस्क की बात की थी. आपने जो टाइम अपना हमें दिया और जितनी भी बातें आपने की, उससे मुझे ना 5 सी सीखने को मिली आपके पूरे सेशन से. मैंने अभी सीखा और मैंने वो 5 सी मैं आपके सामने बताना चाहूंगी. पहला तो क्लैरिटी. एज अ पेरेंट हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे एक्सपेक्टेशंस की, कि हमें क्या अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए. दूसरा जो आपने पूरे सेशन के दौरान हाईलाइट किया वो है कनेक्शन. हमें हर एक, चाहे जैसे भी हो, जितना भी समय हमारे पास हो, उसके तहत हमें अपने बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ खास करके कनेक्शंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए. और वो कनेक्शन तभी डेवलप होगा जब हम उनसे रेगुलर इंटरवल पे, चाहे मोबाइल पे हो, वीडियो पे हो या सामने बैठ के हो, कम्युनिकेट करेंगे. जब हम उनसे बात करेंगे, तो ये मेरा तीसरा सी मैंने आपसे सीखा, कम्युनिकेट करेंगे. और चौथा सी जो मैंने सीखा वो है कोहेशन की. कोहेशन मीनिंग, जैसे कि अभी सीमा ने भी सवाल किया था कि हमें समझ में नहीं आता है वो क्या बोलते हैं और मैं क्या बोलती हूँ, तो हमें अपने थॉट, अपने वर्ड्स, अपने एक्शन को एक पैरेलल
लेवल पे लाना है, कोहेशन करना है, कनेक्ट करना है। और पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल चीज जो मैंने आपसे सीखी वो है एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देना है। तो ये 5 चीज मैंने आज आपसे सीखा। ये बहुत ही वैल्यूएबल सेशन था और बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरा इस समय मन कर रहा है कि मैं वापस से टीनेजर की पेरेंट्स बनूं। मेरा बच्चा भी बड़ा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं टीनेजर की पेरेंट्स बनूं और शायद जो गलतियां एज अ पेरेंट्स मैंने उस समय की है उनको सुधार लूं। तो अब तो सुधार नहीं सकती, तो हो सकता है शायद मैं अपने बच्चों को हेल्प करूंगी कि वो ये गलतियां ना करें। तो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर कैफे उद्गार, teaching us so much, being patiently answering all our questions. And बिल्कुल। thank you so much for giving us this valuable learning. माई प्लेजर मैडम। और एक चीज, आखिरी चीज जो मैं आप सबके साथ शेयर ये करना चाहूंगा कि हम जितने भी पेरेंट्स हैं, हमें सबसे पहले तो अपने आप को ये बोलना है कि आई एम अ वेरी गुड पेरेंट और मैं एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर रहा हूं और एक अच्छे इंसान को मैं बन रहा हूं। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि भगवान ने हमें दिया है 20 साल का और इस 20 साल में मुझे रिलेंटलेसली एफर्ट डाल करके एक बेहतरीन, एक अच्छा इंसान बनाना है। वापस बोल रहा हूं, एक अच्छा इंसान बनाना है और बच्चे के भविष्य निर्माण के बजाय चरित्र निर्माण पे फोकस करना है। ये मैं आखिरी थॉट है जिसके साथ आप सबको मैं छोड़ना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी लगी, आप सबने मुझे मौका दिया। कभी भी ऐसा लगे कि मैं आप सबके किसी भी काम आ सकता हूं, मेरे कनेक्ट डिटेल्स अनु मैडम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकता हूं। मिस्टर चौधरी, कैफे उद्गार ऑप्टिमल वेलबींग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है और उस पर फोकस करता है। हम चाहते हैं कि हमारा छोटा सा योगदान समाज को बेहतर बनाने में, खुशहाल बनाने में, स्वस्थ बनाने में डेफिनेटली रहे। और एक स्वस्थ खुशहाल समाज बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो टीनेजर है, वो हेल्दी रहे, वो हैप्पी रहे। तो हमें आपकी जरूरत डेफिनेटली बहुत बार पड़ने वाली है। हम शायद अपनी टीनेजर्स को भी लेकर के आएंगे, आपके साथ जोड़ेंगे उनको, सो दैट जो उनके सवाल हैं आप उनको डायरेक्टली आंसर कर पाए। एब्सोल्युटली, मुझे खुशी होगी। Thank you so much, Raja ji, and thank you. Thank you so much. It was indeed a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Chaudhary. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.